उफ, आप आखिरकार दिन की आखिरी रिपोर्ट भेज सकते हैं और राहत की सांस ले सकते हैं। सप्ताहांत नजदीक है, लेकिन जब आप भेजने वाले होते हैं तो आपके डेस्क के नीचे हल्की गड़गड़ाहट आपको चौंका देती है। क्या यह लाइट रेल है जो पास हो रही है? दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं है। यह एक ज्वालामुखी है जो बोल रहा है। क्या यहाँ एरिजोना में? सही है। एरिजोना के नीचे जमीन लगातार बदलती रहती है, हमें याद दिलाते हुए कि पृथ्वी जीवित है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आइए हम कुछ संदर्भ के साथ खुद को तैयार करें। अमेरिका के 20 राज्यों में निष्क्रिय, सक्रिय और मृत ज्वालामुखी हैं। ऐसे राज्यों में आप कैलिफोर्निया, न्यू मैक्सिको, नेवादा, यूटा और कोलोराडो को पा सकते हैं। उज्ज्वल पक्ष पर एरिजोना के ज्वालामुखी इस समय निष्क्रिय हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे निकट भविष्य या नजदीकी भविष्य में नहीं फटेंगे। अब एरिजोना की यात्रा करने के बारे में क्या, ताकि इसके सक्रिय ज्वालामुखीय अतीत के निशान देख सकें। ये इस राज्य के रेगिस्तानी परिदृश्यों में डॉट्स की तरह फैले हुए हैं, जैसे डल्मेशियन पर धब्बे होते हैं। फीनिक्स के दक्षिण पश्चिम, डगलस के पूर्व, फ्लैगस्टाफ के पास, किंगमैन के उत्तर और मैक्सिको सीमा के पास पूरे ज्वालामुखीय क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों के बारे में सबसे चिंताजनक बात यह है कि भले ही वे इस समय सक्रिय नहीं हैं, लेकिन इस क्षेत्र में हर 1000 साल में एक बार विस्फोट हो सकता है। खैर, ऐसा लगता है कि समय समाप्त हो गया है। अंतिम शक्तिशाली और विनाशकारी ज्वालामुखीय विस्फोट लगभग 1000 साल पहले सनसेट क्रेटर में हुआ था। ओह, यह स्थान अधिक ध्यान देने योग्य है और हम ध्यान देंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। पहले हमें हॉटस्पॉट्स के बारे में बात करनी होगी। नहीं, उस जगह के बारे में नहीं जहां आप वेब पर सर्फ कर सकते हैं। हमारे ज्वालामुखीय संदर्भ में एक हॉटस्पॉट वह स्थान है जहां अत्यधिक मात्रा में गर्मी ऊपर की परत को पिघलाकर ज्वालामुखियों का निर्माण करती है। यह गर्मी मेंटल से उठती है, जो हमारे ग्रह के घने, अत्यधिक गर्म कोर और क्रस्ट के बीच स्थित है। क्या आप इस प्रकार के ज्वालामुखी गतिविधि का एक उदाहरण देखना चाहते हैं? हवाई द्वीपों में आपका स्वागत है। बिग आइलैंड में सक्रिय ज्वालामुखी हैं, क्योंकि इस समय यह हवाई हॉटस्पॉट के ऊपर स्थित है। पुराने हवाई द्वीप भी वहां थे, लेकिन बाद में वे उत्तर पश्चिम की ओर खिसक गए। यह इसलिए हुआ क्योंकि जिस महासागरीय परत पर वे स्थित थे, अर्थात प्रशांत प्लेट, ने गति की। अब दुनिया के महासागरीय बेसिनों पर नजर डालें। हाँ, वे सचमुच हॉटस्पॉट्स के ऊपर स्थित द्वीपों से भरे हुए हैं, जैसे हवाई, आइसलैंड, समोआ, गैलापागोस। ये शायद सबसे प्रसिद्ध उदाहरण हैं, लेकिन यह मत सोचिए कि महाद्वीप हॉटस्पॉट्स की मेजबानी नहीं कर सकते। वे कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम सामान्य हैं। महाद्वीपीय हॉटस्पॉट्स में से एक सबसे प्रसिद्ध, मुझे यकीन है कि आप इसे जानते हैं। हाँ, यह येलोस्टोन कैल्डेरा के नीचे है। वैसे कैल्डेरा एक विशाल ज्वालामुखीय क्रेटर है, विशेष रूप से एक ऐसा जो एक बड़े विस्फोट के परिणाम स्वरूप बना है, जिसने एक ज्वालामुखी के मुंह के गिरने का कारण बना। येलोस्टोन हॉटस्पॉट मूल रूप से ओल्ड फेथफुल और उन सभी गर्म झरनों और कीचड़ के गड्ढों का निर्माता है, जिसके लिए यह राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ओल्ड फेथफुल की बात करते हुए चलिए एक छोटा सा मोड़ लेते हैं और इस प्रकृति के आश्चर्य पर अधिक ध्यान देते हैं। यह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध गीजरों में से एक है। लोग इसे देखने के लिए एक सदी से अधिक समय से दुनिया भर से आ रहे हैं। इस गीजर की खास बात यह है कि इसकी तरह के गीजर केवल बहुत विशिष्ट परिस्थितियों में ही बन सकते हैं। यही वजह है कि ये काफी दुर्लभ हैं। सतह के नीचे मैग्मा भूमिगत पानी के पॉकेट्स को अत्यधिक गर्म करता है। वहाँ दबाव बढ़ता रहता है जब तक कि यह अंततः पानी को विशाल ताकत के साथ ऊपर की ओर धकेल नहीं देता। एक निश्चित ज्वालामुखीय चट्टान जिसमें उच्च सिलिका सामग्री होती है, उस सुरंग को लाइन करती है। यह पानी निकलता है। बुनियादी रूप से यह एक अद्वितीय पाइप बनाता है जो जमीन के ऊपर फटने वाले पानी द्वारा उत्पन्न अविश्वसनीय दबाव और गर्मी को सहन कर सकता है। ओल्ड फेथफुल येलोस्टोन में पहला नामित गीजर था। यदि आप इसे देखने आते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह हर घंटे पर फटेगा, तो आप निराश होंगे। औसतन ओल्ड फेथफुल लगभग हर 99 मिनट में फटता है, जो कि इतना बुरा भी नहीं है। इसके अलावा आप एक विशेष ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको अगली ज्वालामुखी विस्फोट का अनुमानित समय प्रदान करेगा।
लेकिन यात्रा करते समय बहुत सावधान रहें और स्थल से दूर रहें। शक्तिशाली गीजर से फूटने वाला पानी 204 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंचता है। भाप और भी अधिक जलती हुई है 350 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ये इतना गर्म है कि एक केक बेक किया जा सके। लेकिन चलिए अपने ज्वालामुखीय हॉटस्पॉट्स पर वापस चलते हैं। वैज्ञानिक अभी भी स्पष्ट रूप से नहीं समझते हैं कि महाद्वीपीय क्रस्ट पर इतने सारे हॉटस्पॉट ज्वालामुखी क्यों नहीं हैं। एक कारण यह हो सकता है कि महाद्वीपीय क्रस्ट महासागरीय क्रस्ट की तुलना में बहुत मोटी है, जो औसतन लगभग 4 गुना मोटी होती है। एक और कारण यह हो सकता है कि पृथ्वी की अधिकांश परत लगभग 2/3 महासागरीय है। इसका मतलब है कि हॉटस्पॉट्स के बनने के लिए महाद्वीपीय परत कम है। अब मैं शर्त लगाता हूं कि एरिज़ोना में रहने वाले आप लोगों को निम्नलिखित जानकारी पसंद आएगी। हम इस राज्य के दिल में स्थित एक ज्वालामुखीय क्षेत्र सैन फ्रांसिस्को ज्वालामुखीय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। यह एक विशाल क्षेत्र है जिसमें 600 से अधिक ज्वालामुखी हैं। हाँ, वे ज्यादातर छोटे हैं, लेकिन इससे उनकी प्रभावशीलता कम नहीं होती। वे एरिज़ोना के उत्तरी हिस्से में 1800 वर्ग मील के क्षेत्र में फैले हुए हैं, जो एक विशाल क्षेत्र है। दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिक अभी भी इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या यह ज्वालामुखीय क्षेत्र वास्तव में एक हॉटस्पॉट के ऊपर स्थित है। लेकिन एक बात पर वे सहमत हैं। इस क्षेत्र के ज्वालामुखी पूर्व की ओर बढ़ने पर युवा होते जाते हैं और यह पैटर्न उत्तरी अमेरिकी प्लेट के पश्चिम की ओर बढ़ने के साथ मेल खाता है, जो हमारे ग्रह की सतह के नीचे एक स्थिर हॉटस्पॉट हो सकता है। कूल है ना? उस क्षेत्र में ज्वालामुखीय हलचल लगभग 6 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुई, इसलिए भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह अपेक्षाकृत युवा है। सबसे हालिया विस्फोट 1000 वर्ष से भी कम समय पहले हुआ। सूर्यास्त क्रेटर फ्लैगस्टाफ के पास सबसे प्रसिद्ध वेंट है। सिनागुआ लोगों को विस्फोट के कारण हुआ पाटकी पुएब्लो में अपने घर छोड़ने पड़े। वह स्थल अब वुपाटकी राष्ट्रीय स्मारक का हिस्सा है। वहाँ आप देख सकते हैं कि कई साल पहले लोग इस ज्वालामुखीय क्षेत्र में कैसे रहते थे। यदि आप इस क्षेत्र की खोज करने जाते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ के अधिकांश ज्वालामुखी बेसाल्ट सिंडर कोन हैं, जो छोटे और खड़ी होते हैं। कोलोराडो पठार में मौसम की स्थिति काफी सूखी होती है। इसी वजह से ज्वालामुखी ज्यादा नहीं घिसे हैं। उन कोनों के कुछ बेहतरीन उदाहरण, जैसे कि यह वाला जिसे एसपी क्रेटर कहा जाता है, अभी भी ऐसा लगता है जैसे यह कल ही प्रकट हुआ हो। लेकिन चारों ओर देखो, यह केवल सिंडर कोन नहीं है। सैन फ्रांसिस्को में एक स्ट्रेटोज्वालामुखी भी है। साथ ही कुछ लावा डोम भी हैं, जो बेसाल्ट की तुलना में अधिक सिलिका है, जो आप हवाई जैसे स्थानों पर पा सकते हैं। इसका मतलब है कि वे अधिक मोटे होते हैं और आसानी से बहते नहीं हैं। स्ट्रेटोज्वालामुखी इस क्षेत्र सैन फ्रांसिस्को ज्वालामुखीय क्षेत्र की खोज करते समय आपको मिलने वाले सबसे अद्भुत दृश्यों में से एक होगा। ठीक है, यह स्ट्रेटोज्वालामुखी नहीं है, बल्कि सैन फ्रांसिस्को पीक्स है, जो उस विशाल संरचना के अवशेष हैं। वे 12,600 फीट से अधिक ऊंचाई पर खड़े हैं। यह 4 और आधे बुर्ज खलीफा को एक दूसरे के ऊपर रख देने के बराबर है। यह पीक्स उत्तरी एरिज़ोना के कुछ सबसे बड़े स्थलों में से एक बनाते हैं। वे न केवल आश्चर्यजनक हैं, बल्कि इस क्षेत्र में कई पीढ़ियों से रहने वाले अमेरिकी मूल निवासियों के लिए पवित्र भी हैं। अब हवाई के उन सुपर एक्टिव ज्वालामुखियों के विपरीत सैन फ्रांसिस्को ज्वालामुखीय क्षेत्र विस्फोटों के बीच हजारों वर्षों का समय लेता है। लेकिन आपको अभी तक आराम नहीं करना चाहिए। भूविज्ञानी कहते हैं कि एक दिन एक और विस्फोट होने की संभावना है। यह शायद क्षेत्र के दूरस्थ पूर्वी हिस्से में होगा, बड़े शहरों से दूर। उफ। और अगर अगला विस्फोट सूर्यास्त क्रेटर के निर्माण जैसा कुछ हुआ, तो यह एक शानदार शो होगा। लावा फव्वारे और लावे की नदियां बहती हुई। साथ ही अगला विस्फोट सदियों, शायद हजारों वर्षों तक नहीं हो सकता। तब तक सैन फ्रांसिस्को ज्वालामुखीय क्षेत्र सैन फ्रांसिस्को एक छिपा हुआ रत्न बना रहेगा, जो अपनी अगली आग की प्रतीक्षा कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। तो सुनो, अगर आपकी जिज्ञासा शांत हो गई है तो वीडियो को लाइक करो और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। या अगर आप और चाहते हैं तो बस इन वीडियो पर क्लिक करें और ब्राइट साइड पर बने रहें।